दोस्तों नमस्कार। नाम है अमृतपाल सिंह। उम्र महज 19 बरस। जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस सैनिक की तैनाती। इसका जो नंबर है वह A220058N है और इसकी यूनिट 10 JAK राइफल्स और इसकी रैंक अग्निवीर की। महज 19 बरस में नौकरी मिली अग्निवीर की। सेना के साथ जुड़ गया और उसके बाद गांव में जश्न मना। लेकिन पिछले बुधवार को खबर आई कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो शहीद हो गया है। और शहीद होने के बाद किसी सैनिक का शव जब गांव में पहुंचता है तो बकायदा सेना की गाड़ी होती है, सैनिकों की मौजूदगी होती है। वहां पर आखिरी वक्त में सलामी सेना के लोग देते हैं। लेकिन अमृतपाल का शव एक प्राइवेट एम्बुलेंस में पहुंचा। सेना का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था गांव के भीतर में। गांव वालों ने आग्रह किया पुलिस थाने में जाकर कि आप इस शहीद को सलामी दे दीजिए। और उसके बाद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उस जवान का अंतिम संस्कार हुआ। राष्ट्रवाद का जिक्र होगा तो इस देश के भीतर में सेना का जिक्र होगा, सैनिकों की शहादत का जिक्र होगा। लेकिन यह एक अग्निवीर के अंतिम संस्कार या उसके शहीद होने की एक ऐसी गाथा है जिसमें सिवाय इसके कि वह अग्निवीर एक नौकरी करने निकला था और वह मारा गया और उसके बाद सरकार बेफिक्र, मीडिया बेफिक्र, कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंची। यह सिर्फ एक घटना है आज की जब उसका शव गांव में पहुंचा। लेकिन इस देश के राष्ट्रवाद को अगर आप परखना चाहते हैं, इस देश के भीतर में घपले घोटालों को अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि इस सरकार के भीतर की बनती पॉलिसी से इस देश की जनता वाकिफ क्यों नहीं हो पाती है, तो मीडिया पर कसता हुआ शिकंजा और मीडिया का तमाम खबरों से दूर होते चले जाना यह मौजूदा वक्त की एक ऐसी हकीकत है जिसमें इस देश की बड़ी बड़ी खबरें छुप जाती हैं, दबा दी जाती हैं और कोई जानकारी जनता तक पहुंचती नहीं है। एक लंबी फेरिस्त है इस दौर में और उस फेरिस्त के भीतर एक दो नहीं, दर्जन भर नहीं, सैकड़ों खबरें हैं इस वक्त जो हमारे हाथों में है। इन खबरों पर मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि सरकार तब कटघरे में खड़ी होती, सरकार से सवाल पूछे जाते और जनता के भीतर कहीं ना कहीं एक कचोट सी रहती कि सरकार ऐसी हो सकती है क्या, वो भ्रष्ट भी हो सकती है, वो अपनी नीतियों को छुपाती भी है। अगर उस फेरिस्त को परखना शुरू करें तो एक क्षण के लिए मीडिया का जिक्र आते ही हो सकता है आपके जहन में इस दौर में जो इजराइल जिस तरीके का हमला गाजा पट्टी में कर रहा है उसको लेकर इस देश के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के मीडिया कर्मियों की मौजूदगी आपको नजर आ सकती है। वीजा अगर चाहिए तो 2 लाख रुपए का वीजा आपको इजराइल जाने पर लगता है और गाजा पट्टी कोई जाने को तैयार नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मणिपुर के भीतर जो घटनाएं हुई कोई कवर करने नहीं पहुंचा। गाजा पट्टी में जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है उससे लगभग दुगनी जनसंख्या मणिपुर के भीतर है। लेकिन एक क्षण के लिए उसको भूल जाइए क्योंकि इस दौर में जो बड़ी बड़ी खबरें छुपा ली गई वो सबसे बड़ी खबर तो अडानी से ही जुड़ी है। इस दौर में जानकारी निकल कर आई कि किस तरीके से इंडोनेशिया में जो कोयला खरीदा जाता है और वह अपने ही बंदरगाह पर जब अडानी के बंदरगाह पर उतरता है तो उससे करोड़ों के वारे न्यारे एक दिन के भीतर हो जाते हैं। और उसकी पूरी लिस्ट जब जानकारी निकल कर आई तो उसमें बताया गया कि दरअसल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहां की जो पूरी की पूरी कच्चा चिट्ठा है अकाउंट का, सरकार उसकी भी जांच कर रही है। और जब यह खबर मीडिया के जरिए नहीं आई और इसको अपने तौर पर अडानी ग्रुप ने सेबी को बताया तब यह चीज निकल कर आई। लेकिन एक क्षण के लिए लौटिए जो इंडोनेशिया से कोयला आ रहा था। 30 शिपमेंट लगभग 1073 करोड़ रुपए के गुजरात पोर्ट पर पहुंचते हैं और उसमें 533 करोड़ का इजाफा हो जाता है। यानी सरकार को चूना, देश के राजस्व को चूना और अडानी कंपनी को फायदा। ये 2020-21 का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद 21-22 में लगभग 2000 शिपमेंट के जरिए 12,000 करोड़ का खेल हो जाता है।
क्या ये खबर अगर मीडिया के जरिए स्क्रीन पर आती तो इस देश के भीतर सवाल उठता, संसद के भीतर नहीं, बाकायदा मीडिया के जरिए क्या ये सवाल उठता कि आखिर अडानी और देश के प्रधानमंत्री मोदी के बीच रिश्ते क्या हैं? दूसरा सवाल, इस दौर में महाराष्ट्र की जो पूरी की पूरी हेल्थ सिस्टम का चरमराता हुआ चेहरा उभर कर आया, क्या उस पर कोई सवाल किया गया या उस खबर को दरकिनार इसलिए कर दिया गया क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी की सत्ता है? महाराष्ट्र के भीतर ही जो सत्ता का हेरफेर हुआ, क्या आपको जानकारी है? 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्पीकर से, आप फटाफट अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं देते हैं, और अगर आप रिपोर्ट नहीं देंगे तो हम रिपोर्ट देंगे। लेकिन सवाल यह है, जिस देश के भीतर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही अगर उसको सत्ता अपने हाथों में कब्जा कर ले और मीडिया उसको ना बताए तो उसके बाद कोई भी जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी? एनसीपी का टूटना हो या शिवसेना का टूटना हो और उसके बाद की परिस्थिति जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के भीतर से घूमते हुए स्पीकर के चार दीवारी पर घूम रही है, क्या आपको जानकारी है? नहीं होगी, क्योंकि यह खबर कहीं आई नहीं। जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिक्र हुआ और कहा गया कि भारत दुनिया के 120 देशों की पायदान पर भारत का नंबर 111 है, तो लोगों ने कहा पिछले साल 107 था, इस बरस 111 है। भूख का जिक्र होते ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपके जहन में रेंगती है। लेकिन क्या आपने देखा मीडिया के भीतर इस दौर में कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 120 देशों में भारत की रैंकिंग 55 नंबर पर थी और इस दौर में दुगनी से ज्यादा स्थिति नाजुक हो गई? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि खुले आसमान तले या बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इस देश के भीतर में मीडिया को अपने चंगुल में इस देश की सत्ता ने दबोच रखा है और बड़ी बड़ी खबरें इस दौर में दबती चली जाती हैं। उड़ीसा का रेल एक्सीडेंट याद होगा, लेकिन बीते दिनों बक्सर के रेल एक्सीडेंट को लेकर क्या कोई खबर स्क्रीन पर इस दिशा में रेंगती नजर आई कि क्या वहां पर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, जिम्मेदारी किसकी है या किसकी नहीं है? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी से उड़ीसा के दौर में जहां पर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, उसमें रेल मंत्री को ही क्लीन चिट दे दी गई। और जिस तरफ सरकार उंगली रख देती है, उसी उंगली को सबसे बड़ा दिखाने में मीडिया चूकता नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी शासित राज्य का नहीं है। जब मीडिया डिरेल्ड होता है तो वो किसी दिशा में ध्यान नहीं देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान के भीतर पेपर लीक जो हो रहा था, वहां के मुख्यमंत्री ने जिस व्यक्ति की नियुक्ति की, वह नियुक्ति के बाद कहते हैं कि देखिए हमने गलत व्यक्ति की नियुक्ति कर दी, इसलिए आप हमारी गलती को समझिए। लेकिन इस दौर में जो छात्राओं के साथ हुआ, जो छात्र के साथ हुआ, जो युवाओं के साथ हुआ और जो कुछ हो रहा था, सब कोई क्या आंख मूंद ले? कोई रिपोर्ट आपने देखी? यानी चलती हुई सत्ता की गड़बड़ी और कमजोरी इस दौर में कैसे दबती चली जाती है, उसकी एक तस्वीर तो सीएजी के जरिए भी नजर आती है। क्या आपको जानकारी इस बात की है कि सीएजी के अब किसी भी रिपोर्ट को लेकर संसद में रखने की स्थिति अब चुनाव से पहले नहीं होगी, क्योंकि तमाम फील्ड वर्क जो हो रहा था सबको रोक दिया गया है और सीएजी अब किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है और वो ना हस्ताक्षर करेंगे। यानी 40% सीएजी का स्टाफ जो फील्ड रिपोर्टिंग करके जानकारी देता है और उसके बाद सीएजी रिपोर्ट तैयार करती है इस देश के अलग अलग मंत्रालयों को लेकर, अब इस दौर में कोई रिपोर्ट नहीं सामने आएगी और सीएजी भी किसी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखने के लिए हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और यह रोक टोक क्या सरकार के जरिए लगाई गई है? क्या किसी ने इसे खंगालने की कोशिश इस दौर में मीडिया के जरिए की? क्योंकि 2024 से पहले सरकार नहीं चाहती है जिस तरीके से इस देश के हेल्थ सेक्टर और जो सड़कों का निर्माण था उसमें जो हेरफेर और 11-12 मंत्रालयों का हेरफेर जो सीएजी की छोटी छोटी रिपोर्टों से जानकारी निकल कर आई, उसने भी सरकार की चूल्हे हिलानी शुरू कर दी। तो फिर बड़ी रिपोर्ट कहां से आएगी? तो क्यों नहीं सीएजी को कह दिया जाए कि अब आप कोई रिपोर्ट जारी ही नहीं करेंगे, कहीं आप हस्ताक्षर करेंगे ही नहीं। तो सारे हस्ताक्षर इस दौर में बंद हो गए। सब कुछ खुले आसमान तले खुले तौर तरीके से होता है। इस दौर के भीतर में जो पेपर लीक, जब हम राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, आरपीएससी, इसी बात का जिक्र और वहां पर नियुक्त लोगों का जिक्र कौन कर रहा था?
सचिन पायलट कर रहे थे। सचिन पायलट किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस से आते हैं। मुख्यमंत्री किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं। यानी इतने भोथरा होता चला जा रहा है मीडिया कि अब उस दिशा में वह देखने तक को तैयार नहीं है कि किसी खबर को उठाकर वो कोई मशक्कत करे इस बात को लेकर क्या वाकई इस देश के भीतर में अब सत्ता सरकारों की तरफ या इस देश में आमजन से जुड़ी खबरों को लेकर कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि 9 बरस में देश के मीडिया को इस रूप में शिकंजे में लिया गया कि तमाम खबरें छुपती चली गई, दबती चली गई। जो पेंशन योजना है, ओल्ड पेंशन को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी एक झटके में मीडिया खत्म कर गया, खा गया, दबा दे गया। और एक खबर आपको कहीं रेंगती नजर नहीं आई कि लोगों के भीतर कितना गुस्सा है कि ओल्ड पेंशन योजना सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है। तो क्या इस दौर में वाकई 4th स्टेट खत्म हो गया है? डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, कोई सरकार से सवाल करेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद की परिस्थिति देखिएगा तो महाराष्ट्र के भीतर, झारखंड के भीतर, उड़ीसा के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार के भीतर, इन तमाम जगहों की किसी भी ऐसी खबर को आपने इस दौर में समझा और परखा कि वहां की सरकार को लेकर कोई सवाल हो सकते हैं? क्या वाकई एक हैरत की बात नहीं है कि दिल्ली के भीतर का एक सांसद सरकारी बंगले को अपने पास रखने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है कि उसको बंगला अपने पास रखना चाहिए? वो वही आम आदमी पार्टी है जो एक वक्त गाड़ी और बंगलों से परहेज करती है। तो क्या ये एक बड़ा परिवर्तन इस दौर में नहीं राजनीतिक तौर पर आ गया? लेकिन कोई बहस आपने सुनी? क्या दिल्ली सरकार बहुत ऐड देती है? क्या मोदी सरकार ने शिकंजा भी कसा और आर्थिक तौर पर एक बिजनेस मॉडल भी दे दिया चैनलों को? तो फिर जनता कहां गई और उसके पास आने वाली खबरें कहां गई? और जब मीडिया भोथरा होता है तो वह किस तरीके से जोकरई करता है, यह भी इस दौर में खुले तौर पर हर कोई देख रहा है। लेकिन मुश्किल इतनी बार नहीं है। जो जानकारी निकल कर आई उसमें जो अलग अलग जगहों पर, खास तौर से एक तरफ राजस्थान का जिक्र कीजिए, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का जिक्र कीजिए, दोनों जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी की सत्ता है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सत्ता है। मध्य प्रदेश के भीतर में कांग्रेस जानकारी देती है व्यापम के जरिए 2000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ। पैरा मेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला लगभग 2500 करोड़ का है। नर्सिंग घोटाला तकरीबन 2000 करोड़ का है। पटवारी भर्ती घोटाला लगभग 800 करोड़ का है। और पेपर लीक जो राजस्थान के भीतर हो रहा था उसके जरिए जो आंकड़ा निकलता है वो तकरीबन 12000 करोड़ का निकल आता है। लेकिन कोई जिक्र इस दौर में नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, किस रूप में होगा, कैसे होगा, ये सारे सवाल इस दौर में गायब हो चले हैं। तो क्या 3 सवालों पर इस दौर में गौर करने की जरूरत है। इस देश का राष्ट्रवाद आपने अग्निवीर के जरिए देख लिया, और अगर आप सेना के जरिए इस देश के राष्ट्रवाद को परखना चाहते हैं तो वह भी कहीं अब हाशिए पर ढकेला जा चुका है। इस देश की बढ़ती इकोनॉमी में जनता के लिए और जनता के साथ खड़े होकर कॉरपोरेट अब खड़ा होकर कोई काम नहीं करता है। उसका कोई प्रोडक्ट आपको इस दौर में नहीं नजर आएगा जिसके जरिए आप कह पाएं हां, इस प्रोडक्ट के जरिए उसका नेटवर्थ बढ़ना चाहिए। इस देश के भीतर में पहली बार मीडिया और सत्ता की जुगलबंदी ने उस लोकतंत्र को ही हड़प लिया जिसके जरिए इस देश के भीतर की खबरों को जनता को जानने का हक था, और उस मंच के जरिए जनता अपने सवालों को खड़ा करती है, उसको एक झटके में साफ कर दिया गया। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर के तमाम बड़ी घटनाएं जो कहीं भी सरकार को आहत करती वह हो सकता है आपके जहन में हो कि वाकई इस देश में बीजेपी के सांसदों को कोई छू नहीं सकता है। ईडी का मतलब इस देश में अलग थाने के तौर पर चीजें आगे चलनी पड़ी हैं। लेकिन इससे हटकर एक क्षण के लिए जरा यह सोचिए, जिस दौर में रफ्तार जो है पॉलिटिशियन के केसेस को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट तीनों सक्रिय है, उसी दौर में आम लोगों के केस को लेकर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका लगभग 127% नीचे जा रही है। यानी उसकी रफ्तार, यानी पूरा सिस्टम कैसे इस दौर में धीरे धीरे अपने आप में खत्म होता चला जा रहा है, यह उसका पहला प्रतीक खुले तौर पर नजर आने लगा है।
उसके बाद की स्थिति, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति इस दौर के भीतर है, वह सिस्टम जिसको आप खोजना चाहते हैं। इस देश के भीतर में तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों को बहुत साफ तौर पर कहा गया कि आपको इस तरीके से काम करना है कि 2024 से पहले सरकार के सामने कोई मुश्किल ना आए। तीन चीजें हुई, जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, जो इस दौर में जिसकी पैसे के जरिए पूंजी और बोली लगाई जा रही थी, जिसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, इन सारी चीजों को लेकर अब आपके सामने कोई जानकारी नहीं आएगी। क्या आपको यह भी जानकारी है कि अब इंटरिम बजट जो इस सरकार को देना है, फरवरी के महीने में एक लिहाज से सरकार का आखिरी बजट होगा 2024 के चुनाव से पहले का, उस बजट को लेकर सरकार जो पहले, इससे पहले इंडस्ट्रियलिस्टों से मिलती थी, किसानों से मिलती थी, महिलाओं से मिलती थी, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलती थी, एमएसएमई के लोगों से मिलती थी, अब एक नई धारा इस दौर में बजट को लेकर बन रही है, जिसमें किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुराने आंकड़ों को नए तरीके से किस रूप में परोसा जाए, उसके जरिए बजट के भीतर आने वाले वक्त में भारत कैसे विकसित होगा, जिसकी पहली लकीर पिछले बजट में यह कहकर खींची गई कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इस दौर में जो अलग अलग उपलब्धियां अलग अलग प्रोफेशनल्स ने अपने तौर पर इस देश में, चाहे वो चंद्रयान का जिक्र कर लीजिए, चाहे वह G20 का जिक्र कर लीजिए, इन्हीं एस्पेक्ट में भारत का बजट भी रखा जाएगा और बताया जाएगा कि ऐसी ही तैयारी होनी चाहिए। और बजट का मतलब इस देश को सामूहिक तौर पर चांद पर चले जाना है और G20 में शरीक हो जाना है, और उसके बाद किस किस कार्यक्रम को किस किस तरीके से करना, यह भी बताना है। लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा उन परिस्थिति में लौटिए और जहां पर सोचना शुरू कीजिए कि इस देश का एक आम व्यक्ति, इस देश का एक आम लड़का जो हाथ में डिग्री लेकर नौकरी तलाश कर रहा है, इस देश के भीतर में पेंशन भोगी व्यक्ति जो बुजुर्ग हो चला है, इस देश के भीतर में वह महिलाएं जिनके हक का सवाल राजनीतिक तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी पैदा कर रही है। लेकिन इन तमाम तबकों के भीतर जो स्थिति इस देश के भीतर में 1991 में थी, 1991, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर 2023 में उससे बदतर हालात में मौजूदा वक्त के ये सारे समुदाय खड़े हैं। क्या इस पे चिंतन मनन होना चाहिए, या सरकार कहेगी नहीं नहीं, आंकड़ों को आप बदलिए, पहला बेस 2011 को बनाइए और उसके बाद अगर ना हो तो 2014 से ही पूरी इकोनॉमी और पूरे सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन शुरू कीजिए, और यही मीडिया पर दबाव होगा कि वह मानकर चले कि 2014 से ही दुनिया शुरू होती है भारत के भीतर की। मुश्किल सत्ता की नहीं है, मुश्किल इस दौर में उस मीडिया की है जिसको ये काम है, जिसको इसका लाइसेंस सरकार देती है कि आपकी जिम्मेदारी है, वह उस जिम्मेदारी से मुक्त होकर अगर तमाम खबरों को एक एक करके छुपाने लगे। एक हमारी टीम ने आंकड़ा बताया है कि इसकी जानकारी आप जरूर दे देना, उस हिसाब से अगर हम देखें, समझें, परखें तो हमें लगता है बिहार से ही शुरू कर देते हैं। बिहार को लेकर चर्चा है, जहां पर ओबीसी का जिक्र हो रहा है बार बार। बिहार के भीतर जो पर कैपिटा इनकम है और जो वहाँ की आर्थिक परिस्थितियां हैं, वह इतनी बदतर हो चली है कि जो 1974 में थी, आज भी उन्हीं स्थिति में बिहार खड़ा है। इसका जिक्र क्यों नहीं होगा और मीडिया क्यों नहीं करेगा? बिहार के भीतर मीडिया खड़ा होगा तो क्या बिहार की सत्ता उसे दबा देगी? बंगाल के भीतर के मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक हालत 1991 से ज्यादा बदतर स्थिति में जो सोशल इंडेक्स नजर आता है वह दिखाई देता है, तो क्या ममता बनर्जी दबा देगी? इस देश के भीतर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी है, नीति आयोग के जरिए निर्धारित होती है। इस देश में जब हम जिक्र 91 का कर रहे हैं, जहां से इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू होता है, उन परिस्थिति में इस देश की आर्थिक सामाजिक हालत, वो गरीबी को लेकर हो, भूखमरी को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, या जिंदगी जीने के लिए जो न्यूनतम तौर तरीके होने चाहिए, जो स्टेट की अपनी जिम्मेदारी है कि वह उन्हें उपलब्ध होने चाहिए, और दूसरी परिस्थिति होती है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो, ये दोनों परिस्थितियां इस दौर में इतनी नाजुक हो गई कि आप पीवी नरसिम्हा राव के दौर से मौजूदा मोदी सरकार की तुलना कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? सरकार क्या किसी मुश्किल हालात में डाल देगी?
इस देश के भीतर में मीडिया के जरिए क्या इस देश के घने अंधेरे को पकड़ पाने की स्थिति में कोई नहीं है? क्या कोई दबाव है और इतना बड़ा दबाव इस दौर में काम कर रहा है कि मीडिया खुले तौर पर रिपोर्टिंग भूल गई, अपनी खबरों को बताने के तौर तरीकों को भूल गई और सत्ता का शिकंजा इस तरीके से कसता चला गया कि कहीं भी बड़ी तादाद में इस देश के लोगों की कोई भी मांग हो, लेकिन कोई कवरेज नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से कल तक एक शहीद को लेकर भी इस देश का मीडिया उसके गांव पहुंच जाता था, लेकिन अब और आज जो खबर निकल कर आई उसमें जब अमृतपाल का शव पहुंचा तो वहां पर कोई सेना का अधिकारी नहीं, कोई पुलिसकर्मी नहीं था। गांव की महिलाओं ने शवों को अपने कांधे पर उठाया और गांव वालों ने पुलिस थाने में पहुंचकर कहा कि 4 बंदूकधारी कम से कम यहां पे गार्ड ऑफ ऑनर तो दे दे। वो अग्निवीर था, इस दौर का अग्निवीर, जो इस देश के भीतर धीरे धीरे मीडिया के भीतर भी होंगे और ब्यूरोक्रेसी में भी होंगे और पार्लियामेंट के भीतर भी होंगे, जो खामोशी बरतने को ही अपनी वीरता में तब्दील कर देंगे। यह एक नायाब राष्ट्रवाद है। देखिए, शाम भी ढल चुकी है। समझिए इस बात को। इस देश के भीतर गहरा अंधेरा हो, उससे पहले लोकतंत्र के चारों पायों को जगाने की जरूरत है और ये होगा कैसे, यह आपको सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।